हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को हिंदी का ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आप लोगों को ध्यान इस बात का रखना है कि जिस प्रकार से आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग को फाइनल एग्जाम में भी एग्जाम लिया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग को लेटर दिया गया हुआ है, पदांश दिया गया हुआ है, गद्यांश दिया गया हुआ है, साथ ही साथ आप लोगों को कितने क्वेश्चंस कविता से पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस आप लोगों को कहानी से पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन ग्रामर से पूछे गए हैं, इसी तरह से आप लोगों को एग्जैक्टली पूछा जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से आप लोग को फाइनल में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और सारी चीज़ों को आसानी तरीका से समझिए आप लोग कि किस प्रकार से आप लोग को फाइनल में लिया जाएगा एग्जाम। ठीक है? तो ज़रूर वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक से देखोगे। मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर ध्यानपूर्वक से देखोगे। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हुए हैं, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। मैं आप लोग को समझा देता हूँ। कुल समय आप लोग को मात्र 1.5 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक होंगे यानी जो मार्क्स होगा वो आप लोग को 40 नंबर दिया जाएगा। सारे प्रश्नों को आप उत्तर दे सकते हैं, अनिवार्य है आप उसे जवाब ज़रूर दीजिए। आपको एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और एक प्रश्न में आप लोग को 4-4 विकल्प मिलेंगे, एक ही विकल्प लेकिन आप लोग का सही होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को प्लस पॉइंट इस बात का है कि अगर आप लोग गलत भी कर जाइएगा ना कोई भी, तो आप लोग को कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है? इसीलिए आप लोग ज़रूर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं भी जानेंगे ना, तो ज़रूर उसको जवाब दे दीजिएगा सही तरीका से। क्या हो कि आप जो लिखे हैं वो आपको लिए वो सही साबित हो जाए, ठीक है? देखिए, सबसे पहले जो आप लोग को पूछेगा वो खंड का में जो होगा वह अपठित गद्यांश और पठित अपठित पदांश भी होगा। गद्यांश मतलब कहानी और पदांश मतलब कविता आप लोगों को देगा, ठीक है? तो आप लोगों को मैं आपको इसको बनाने के लिए सिखाता हूँ, कैसे आप लोग बनाइएगा कम समय में, ठीक है? तो क्या करना है आप लोगों को कि जो क्वेश्चंस दिए होंगे गद्यांश और पदांश को, उसे पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद उसके आंसर को आप खोजिए इस पदांश में। तो क्या होगा कि आप लोग को आसानी से सारे आंसर मिलने लगेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अरे यार, यही क्वेश्चंस का तो यही जवाब पूछा था। इस तरह से क्या होगा कि आप आसानी से उसे जवाब दे पाइएगा, ठीक है? तो मैं आप लोग को समझाता हूँ कैसे करना है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। इसे कि गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं, इसका जवाब ढूँढना है। दूसरा चीज़ का जवाब खोजना है आप लोग को, गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिल-जुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं, यह खोजना है। तीसरा चीज़ खोजना है कि गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? जब आप गद्यांश पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा। शीर्षक कहने का मतलब है कि कोई कविता का या कहानी देखते हैं, नाम शुरू में लिखा रहता है, तो वही शीर्षक आप लोग को पता करना है। चौथा क्वेश्चन खोजना है कि प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा। ये आप लोग को ढूँढना है, ठीक है? तो चलिए अब मैं आप लोग को पैसे समझाता हूँ, क्या दिया हुआ है कि हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे इस भारत देश में जो कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, इसमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं, तो कुछ नववर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। जैसे कि हम लोग हो गया हिंदुओं के लिए दशहरा हो गई, दिवाली हो गई, मुसलमानों के लिए देखिए बहुत सारा त्योहार होता है ना? तो उस प्रकार से हम लोग भारत देश में जो नववर्ष के आगमन के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो हम लोग मनाते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा हुआ रहता है। तो आपको पता होगा कि जो त्योहार के कारण से पूरा देश जो है, हमारा भारत देश है, पूरा उमंग से भरा था, खुशियों से भरा रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं। इस चीज़ को मैं हाइलाइट करके रखा हूँ, क्योंकि इसी का जवाब आप लोग को पूछा था कि नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा था कि गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं? तो लव नव वर्ष के आगमन के समय जो खेत क्या होने लगते हैं? लहलहाने लगते हैं, ठीक है? देखिए आपको यहाँ से जवाब मिला। आगे देखिए क्या लिखा है, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है कि जो कि जब वो किसान के जो खेत होते हैं वो लहलहाने लगते हैं, अच्छे फसल हो जाती है, तो किसान फिर काटना शुरू कर देते हैं और किसान का जो मन जो होता है प्रफुल्लित हो जाता है। देखिएगा, प्रफुल्लित का मतलब आप लोग को पूछा था, तो यहाँ से क्या पता चलता है? प्रफुल्लित मतलब खुशी होना, ठीक है? खुशी होना, आपको यहाँ से जवाब मिल जा रहा है। तो देखिए प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो खुशी हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सराबोर कर देती है। उसी प्रकार से देखिए जो हम लोग नए वर्ष में जो त्योहार मनाते हैं, ठीक है? ऐसे हम लोग देशभक्ति के लिए मनाते हैं, अगर मान के चलें, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, इस तरह के जो हम लोग चीज़ों को मनाते हैं महापुरुषों को याद करवाने के लिए, तो हमारा मन जो होता है ना, गौरव से भर जाता है। देशभक्ति की भावना हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर एक औरत, हर एक महिला के दिमाग में आने लगता है ना, और पूरी तरह से छा जाता है देशभक्ति की जुनून, है ना? सराबोर हो जाता है, कहने का मतलब पूरा भर जाता है।
आगे देखिए क्या दिया, सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है, यानी जो भी त्योहार है, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, सिख हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, क्रिश्चियन का हो, जो भी है अभी इस दुनिया में जो भी धर्म है, उन सारे त्योहारों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम सभी त्योहारों को मिल-जुल कर साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएँ, यानी सारे लोग जो हैं एक साथ मिल-जुल कर मनाएँ, त्योहारों में खुशियाँ हो, उमंग हो। तो देखिए इसका जवाब आप लोग को मिला होगा कि ये गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिल-जुल कर एक साथ मनाते हैं। तो क्यों? तो हर्षोल्लास के साथ, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखें, और उसमें निहित अच्छे विचार को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करते। देखिए, हर एक त्योहार का एक मोटिव होता है और उसमें कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ें होती हैं। तो नकारात्मक चीज़ को जो खत्म करके जो त्योहार मनाया जाता है सकारात्मकों के लिए, वो चीज़ उसका होता है, वो जो संपूर्ण समाज को फैलाने में मदद करता है। इसलिए सारे त्योहार को समझना चाहिए, उसके बाद उनकी बुराइयाँ करनी चाहिए। बुराई तो किस धर्म को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मना रहा है तो वो बुर्बक है नहीं कि उसको क्यों मना रहा है, क्योंकि हर एक त्योहार एक अच्छी गुणवत्ता होती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखोगे। जिसमें सभी धर्मों के लोग में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। अगर सारे लोग एक-एक दूसरे के धर्म को अगर रिस्पेक्ट करें, मानें, ये ज़रूरी भी है भारत में। अगर आप रिस्पेक्ट करें हर एक धर्म के, हर एक चीज़ों को, जो जिस पर जिसका आस्था है, उस पर अगर आप लोग मान कर चलेंगे कि हाँ भाई उसका उस पे आस्था है, तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसको जान करके आप उसे गलत मत ठहराइए। देखिएगा आप में भाईचारा बढ़ेगा और लोग एक-दूसरे से प्यार करने लगेंगे। फिर देखिएगा कहीं भी धर्मों के नाम से लड़ाइयाँ नहीं होगी। आप लोग भारत के भविष्य हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं आगे, क्या दिया हुआ था आपको देखिए, दूसरा, तीसरा का पहला, दूसरा मिल चुका था, चौथा का जवाब मिल चुका था। अब देखिए तीसरा का जवाब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? तो इसका जो सर्वाधिक उचित जो आप शीर्षक इसका जो नाम दीजिएगा, वह आप दीजिए त्योहारों का महत्व, कि त्योहारों का क्या महत्व है, पता है ना? मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए अब यहाँ से आप लोग का जो है पदांश शुरू हो जाता है। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना और 5 से लेकर के 8 तक को आपको जवाब देने हैं, ठीक है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। देखिए कवि लिख रहे हैं कि पक्षी और जो बादल हैं भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़-पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मतलब वो समझ लेते हैं, चूँकि हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो पेड़-पौधे, पानी है, पहाड़ है, ये सब चीज़ें वो लोग जान लेते हैं उनकी चिट्ठियों को। हम केवल यह आँकते कि एक देश की धरती दूसरे देश को धरती को सुगंध भेजती है, ठीक है? देखिए यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, चूँकि उतनी कठिन नहीं थी इसमें। पक्षी और बादल को किस रूप में बताया गया है? तो पक्षी और बादल को डाकिये के रूप में बताया गया है, चूँकि मैंने आप लोग को बोला था, आप पहले क्वेश्चन्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोग को दोनों तरीका से बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में सके। आप इसको भी पहले पढ़ कर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो उससे भी आप लोग को आराम से इसे बन जाएगा, ठीक है? ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है? एक देश से दूसरे देश महादेश कौन जाते हैं? एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? तो कौन जाते हैं दोस्तों? तो पक्षी और बादल जाते हैं। सुगंध में कौन उपसर्ग होगा? तो सुगंध में जो उपसर्ग होगा वह सु होगा, ठीक है? जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है? ध्यान रखोगे। पदांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो पदांश का उचित शीर्षक होगा प्रकृति के संवाहक, ओके? अब खंड खा में देखिए आप लोग को व्याकरण दिया हुआ है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि व्याकरण से कितना सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछ रहा है, ताकि आप उसी बेसिस पर उसी तरीके से ध्यान दे सकें। और आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि कौन ग्रामर के कौन से पार्ट से कितना सवाल पूछ रहा है। यानी आप लोग को देखिए जो गया वाक्य से कितना सवाल पूछ रहा है, काल से, यानी जो हम मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे ज़्यादातर इंग्लिश की चीज़ें याद रहती है कि टेंस से कितना सवाल पूछता है। अब देखिए वॉइस से कितना सवाल पूछता है, नरेशन से कितना सवाल पूछता है, इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। हिंदी की चीज़ें उतनी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा, क्योंकि आप समझने की कोशिश करें। लिखा है कि 9 संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। तो संख्यावाचक विशेषण मतलब इसमें संख्या ज़िक्र कर रहा हो, उसी को संख्यावाचक विशेषण आप कहेंगे। तो 9 नंबर का डी, 2 बैल। देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बैल यानी संख्या, मतलब खुद ही पता चल रहा है संख्या। तो संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब संख्या है। तो संख्यावाचक विशेषण मतलब 2 बैल। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? भैया इक लगा दीजिए प्रत्यय लास्ट में। वैज्ञानिक क्या बनेगा? वैज्ञानिक। अब देखिए वैज्ञानिक तो सब लिखे हुए हैं, लेकिन कौन सा वैज्ञानिक सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी वाला वैज्ञानिक सही होगा, कि वैज्ञानिक इस तरह देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक लिखा हुआ है, वैधानिक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, वैज्ञानिक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आपका ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन-सा? यानी जो सिंपल तरीका से लिखा हो गया उसका उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, जोर-जोर से वर्षा हो रही है, सरल वाक्य है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है?
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षक ने कहा इसका सही उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सकार का विलोम पहचाने। तो इनमें से जो सकार का विलोम जो हो जाएगा वह हो जाएगा निराकार। क्वेश्चन नंबर 14, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। तो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कड़ा प्रतिरोध करना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। तो इनमें से जो आकाश है वह एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 16, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा, है ना। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिवादन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं। तो निबंध लेखन के अंतिम चरण को उपसंहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं। तो संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं। तो नाम, भाषा, स्थान, गतिविधि, ये सब चीजें आपको क्या होती हैं, आवश्यक होते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से आप लोग को दिया हुआ है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से आप लोग को सवाल पूछा जा रहा है। खंड ग आप लोग का शुरू हो रहा है। देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा चीज लिखा हुआ है कि 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना, यानी 19 से 22 तक के लिए आप लोग को दिया हुआ है कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। ठीक है, तो देखिए क्या लगेगा, चिड़िया के माथे का रंग कैसा है। तो चिड़िया के माथे का रंग कैसा है। तो देखेंगे तो काले माथे कैसा है, तो काला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कवि ने चतुर किसे कहा है। तो कवि जी ने चतुर चिड़िया को ही कहा है, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर लिखा है, आपको सारा जवाब आपको यहीं पर रहता है। ठीक है, देखेंगे चतुर चिड़िया, देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है ना, सारा जवाब आपको वहीं से मिलता है। इसीलिए आप लोग ध्यान से समझते जाइए सब चीजों को। चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है। तो चिड़िया मछली को किस प्रकार के बता, तो उजली चटुल मछली चोंच पिल्ली में दबाकर कैसे पकड़ती है। तो चोंच पिल्ली में दबाकर, है ना। तो आप देख सकते हैं 21 का ऑप्शन नंबर डी से होगा, झपाटे मारकर। देखिए यहाँ पर आपको लिखा होगा, इधर गया, झपाटे मारकर जो है श्वेत पंखों के झपाटे मारकर फौरन टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, गगन का पर्यायवाची नहीं होगा। तो गगन का जो पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, वसुधा नहीं होगा, आकाश होगा, नभ होगा, आसमान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करना है आप लोग को कि सखियां एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का चयन करें। इसमें से जो गलत होगा उसका आपको चयन करना है। तो पखा पखी, पशु पक्षी, ये क्या होगा, गलत होगा। बाकी निरपक, निष्पक्ष सही होगा, अनंत अनंत सही हो जाएगा, आपका दुहु दोनों ये सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो इनमें से कौन सा वाक्य सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोग और प्रत्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25, कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के वर्त द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है। तो मोहनदास करमचंद गांधी की ओर संकेत किया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, मेघ आई कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है। तो धूल किसका प्रतीक है। तो धूल युवती का प्रतीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निर्देश, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 27 से 30 तक दिए गए सही उत्तर का चयन करना है आप लोग को। देखिए क्या दिया हुआ है? गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। देखिए लेखक बोल रहे हैं आपको कि गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा है और ना ही कभी सुना भी है। जितना चाहे गरीब को मारो, यानी उस गरीब किसको बोला जा रहा है, गधे को बोला जा रहा है। जितना चाहे मारो, जैसा चाहा उसे चाहे जैसी खराब सड़ी गली जो भी देना है आपको उसके सामने डाल दो खाने के लिए, भैया कभी भी उसके चेहरे में असंतोष की छाया नहीं छाएगी, उसे कभी खराब नहीं लगेगा। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हंसने पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसके बदले नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों को इसका अनादर कहीं नहीं देखा। ठीक है, अब देखिए गधा
कैसा प्राणी है? तो गधा जो है ना एक सहनशील प्राणी, उसे आप कुछ भी कीजिए लेकिन वो एक नॉर्मल सा बना रहता है। 28 देखिए, गधे में ऋषि मुनियों का कौन-सा गुण पाया जाता है? तो गधे में जो है ऋषि मुनियों का जो गुण पाया जाता है वह सुख-दुःख में समान भाव में रहने का गुण पाया जाता है। गधे को आदमी का क्या समझता है? गधे को आदमी क्या समझता है? तो गधे को जो आदमी लोग जो समझते हैं वो बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि अपने मालिक के प्रति वफ़ादारी उसका एक धर्म है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा, तो गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा दुःख, ओके? ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से आप लोग को शुरू हो रहा है निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनें। यहाँ से आप लोग को ये जो है कहानी से सब आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है? 10 आपको कहानी से देखने को मिलेंगी। ये ल्हासा की ओर पाठ में लेखक के सहयोगी पात्री का क्या नाम था? तो उनका नाम था सुमति। क्वेश्चन नंबर 32, सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली जो स्थित है वह केरल में स्थित है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी? तो जो वो सेनापति के नाम थे वह सर टॉमस हे थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34, मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनके माता-पिता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया था? तो उनके जो माताजी थे वह उन्हें पंचतंत्र पढ़ने के लिए सिखाए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति जो है प्रेमचंद के फटे जूते से ली गई हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किए हैं? तो अपने पति से कैसा वर? तो आजादी का सिपाही, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 37, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से जो है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का क्या नाम है? तो विवाह योग्य कन्या का नाम उमा था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? तो विस्थापन का दर्द है माटी वाली में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो माटी वाली पाठ में जो है टिहरी शहर का वर्णन है, ठीक है? ज़रूर इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।